हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को बिल्कुल फाउंडेशन से समझा है। हमने सबसे पहले रिवोल्ट के कॉजेज देखे, क्योंकि 1857 कोई अचानक से होने वाला ब्लास्ट नहीं था। इसके पीछे लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट था, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध का एनेक्सेशन हमने देखा, फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, हेवी रेवेन्यू सिस्टम, आर्टिसंस का डिस्ट्रक्शन, इस पे हमने डिस्कस किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसमें इंडियंस को हाई पोस्ट से दूर रखा गया, फिर सैनिकों के मिलिट्री ग्रीवेंसेस जैसे सैलरी इशूज, प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। फिर हमने इमीडिएट कॉज पे चर्चा की, जैसे एनफील्ड राइफल का ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। तो गुस्सा पहले से था, लेकिन कार्ट्रिजेस ने बस स्पार्क का काम किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट से, कैसे यह लोकल पैटर्न से नेशनल पैटर्न की तरफ मूव करता है। जैसे रिवोल्ट की शुरुआत हुई मेरठ से 10 मई 1857 को। उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, इन जैसे एरियाज में ये तेजी से फैला। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिवोल्ट का जो स्प्रेड था वो रैंडम नहीं था, यह मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक लिमिटेड रहा। फिर हमने स्टॉर्म सेंटर पर चर्चा की, जैसे रिवोल्ट के मेजर सेंटर कौन कौन से थे। हमने डिटेल में पढ़ा दिल्ली के बारे में, जहां बहादुर शाह जफर सिंबॉलिक लीडर बने, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। ये लीडर्स रीजनल थे, पर उनका रेसिस्टेंस ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूनाइटेड था। फिर हमने चर्चा करी कि आखिरकार रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। फिर हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर पर चर्चा की, जो कि सबसे पावरफुल एस्पेक्ट था। 1857 की सबसे इंस्पायरिंग चीज थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जैसे रिलीजियस सेंटीमेंट का रिस्पेक्ट, काउ स्लॉटर बैन हुआ कुछ एरियाज में, बहादुर शाह जफर को कॉमन एम्पेरर माना गया, लीडर्स ने कॉम्युनल हार्मनी भी मेंटेन की। तो ये क्लियरली दिखाता है कि रिवोल्ट जो था वो कॉम्युनल नहीं था। फिर हमने नेचर ऑफ रिवोल्ट पे चर्चा की कि क्या यह म्यूटनी थी और इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पे हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं, हमने काफी डिटेल में इस पे चर्चा की थी। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे सेपोई म्यूटनी कहा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बताया। लेकिन रियलिटी क्या है? तो ये सिर्फ सेपोई म्यूटनी नहीं थी, क्योंकि सिविलियंस भी लार्ज स्केल पर इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन ये फुल्ली नेशनल मूवमेंट भी नहीं बना था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। क्लियर? तो 1857 का रिवोल्ट एक टर्निंग पॉइंट था। क्या यह फेल हुआ? लेकिन इसने ब्रिटिशर्स को हिला कर रख दिया। इसी रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, एज वेल एज we will also discuss the significances of revolt of 1857. Clear? So let's start our video and let's start the discussion. तो consequences of revolt of 1857, ये मैंने चार्ट प्रोवाइड किया आपको डायग्राम फॉर्मेट में, ताकि बुक रीडिंग करने के बाद, नोट्स देखने के बाद, वीडियो सुनने के बाद आपको जब आप रिवीजन करो तो उस चार्ट के थ्रू आपको सारी चीजें एक ही बार में रिवाइज हो जाए। तो 1857 का रिवोल्ट तो फेल हो गया, लेकिन इस फेलियर ने भी ब्रिटिश रूल की एम्पायर को जड़ से हिला दिया। ये रिवोल्ट इतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स को अपनी पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर फिर से सोचनी पड़ी। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 के रियल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला आएगा एंड ऑफ मुगल रूल। बहादुर शाह जफर डिपोज्ड, एम्पायर ऑफिशियली एंडेड। 1857 का रिवोल्ट मिलिट्री लेवल पर फेल हुआ, लेकिन पॉलिटिकली इसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया, और वो युग था मुगल एम्पायर का युग, द एरा ऑफ मुगल एम्पायर। बहादुर शाह जफर का नाम यहां आपको देखने को मिलेगा, सिंबल से लेकर एस्केप कोड तक। जब 1857 में मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्होंने कोई नया सिस्टम क्रिएट नहीं किया। उन्होंने सीधा कहा कि बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह होंगे। इसका मतलब यह था कि मुगल एम्पेरर अब रियल पावर में नहीं था, लेकिन लेजिटिमेसी का सिंबल अभी भी वही था। हिंदू और मुस्लिम रेबल्स
दोनों ने एक मुस्लिम मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट किया। ये खुद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश अथॉरिटी इज नाउ रिजेक्टेड एंड इंडिजिनस अथॉरिटी इज नाउ रीस्टोर्ड। ठीक है, तो अंग्रेजों का इस पे क्या रिएक्शन था कि सिंबल को ही खत्म कर दो। अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल क्लियर थी, जब तक मुगल एम्पायर जिंदा है रिबेलियंस के लिए एक रैलिंग पॉइंट बचा रहेगा। इसलिए रिवोल्ट के सप्रेस होने के बाद बहादुर शाह जफर पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया, उन्हें रिवोल्ट का मास्टरमाइंड बताया गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि 1858 में उन्हें बर्मा दैट इज रंगून वहां पे एग्जाइल कर दिया गया और वहीं पे उनकी डेथ हुई एक अननोन पावरलेस लाइफ में। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ आदमियों को नहीं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे सेपोइस को, रूलर्स को इन्होंने, बहुत सारे पर्सन्स को, सिविलियंस को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, उन्हें सजा दी थी। तो अंग्रेजों ने सिर्फ आदमियों को, इंसानों को सजा नहीं दी, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को भी सजा दी। एम्पायर ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। मुगल डायनेस्टी का कंप्लीट एंड हो गया। बहादुर शाह जफर के एग्जाइल के साथ ही मुगल डायनेस्टी जो थी वो ऑफिशियली एबॉलिश्ड हो गई। ठीक है, जो कि रेड फोर्ट था यह ब्रिटिश का मिलिट्री बेस बना। मुगल रॉयल फैमिली को डिसबैंड कर दिया गया और दिल्ली से इन्हें एक्सपेल कर दिया गया। तो जो डायनेस्टी बाबर से 1526 में शुरू हुई थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे एम्पायर दिए, जो सेंचुरीज तक इंडियन पॉलिटिक्स का सेंटर रही, मुख्य केंद्र रही, वो 1858 के बाद अब हिस्ट्री बन चुकी थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत अधिक क्रिएट हो गया। इंडियन अथॉरिटी के पास जीरो पावर आई। तो इससे सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि इंडिया में कोई भी इंडियन इंपीरियल अथॉरिटी नहीं बची, ना मुगल, ना मराठा कॉन्फेडरेसी और ना ही कोई पैन इंडियन पावर। तो इस पॉलिटिकल वैक्यूम को ब्रिटिश क्राउन ने फिल किया। इसलिए 1858 के बाद ब्रिटिश रूल टेम्पोररी नहीं रहा, बल्कि यह एक परमानेंट डोमिनेशन बन गया। ठीक है, that's why historian says that 1857 ended not just a dynasty but the last symbol of Indian sovereignty। तो मुगल एम्पायर वीक था, लेकिन उसका सिंबॉलिक जो वैल्यू था वो इनॉर्मस था। उस सिंबल के खत्म होने के बाद रेसिस्टेंस जो था वो फ्रेगमेंटेड हो गया और ब्रिटिश अथॉरिटी अनक्वेश्चन्ड लगने लगी। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर का एग्जाइल सिर्फ एक एम्पायर का एंड नहीं था, बल्कि इंडियन इंपीरियल सॉवरेनिटी का यह लास्ट चैप्टर था। क्लियर? तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एंड ऑफ मुगल रूल। तो ये आपको काफी डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब देखो दूसरा आता है ब्रिटिश क्राउन रूल। इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल 1858। गवर्नर जनरल बिकेम वायसराय। देखो, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या फिर पॉलिटी आप किसी भी सोर्स से पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्ट आता है GOI 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो उसके तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और एबॉलिश करने के बाद पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी डायरेक्ट, अब क्राउन रूल आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो ड्यूअल सिस्टम था, इन सबको खत्म कर दिया गया। अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के तहत इंडिया में रूलिंग स्टार्ट हो गया। सो देयर वाज ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, शक्ति का हस्तांतरण हुआ। कंपनी से अब पावर आ गया क्राउन के पास। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह बात का एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया जैसे देश को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास हुआ, कंपनी रूल खत्म हुआ, इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया और गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर उसे वायसराय कर दिया गया। एंड वायसराय वाज सिंबल ऑफ क्राउन अथॉरिटी। ठीक है, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एंड ऑफ मुगल रूल। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, कंपनी से पावर चला गया आपको क्राउन के पास। ठीक, अब तीसरा आता है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, मोर यूरोपियंस, रिक्रूटमेंट फ्रॉम लोयल रीजन्स, रिड्यूस्ड इंडियंस इन हाई पोस्ट। वो तो वैसे भी हाई पोस्ट में कम ही थे, बट स्टिल देखो 1857 का जो रिवोल्ट था वो अंग्रेजों के लिए एक वार्निंग नहीं था,
बल्कि यह एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। अंग्रेजों को एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, एम्पायर को खत्म करना हो तो आर्मी को रिबेल करा दो, ठीक है। इसलिए रिवोल्ट के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म था इंडियन आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। जैसे अब क्या हुआ कि यूरोपियन सोल्जर्स का रेशियो बढ़ा दिया गया। 1857 से पहले ऑलमोस्ट इंडियन सोल्जर्स मेजोरिटी में थे और यूरोपियंस कंपैरेटिवली कम थे। तो रिवोल्ट के बाद यूरोपियंस का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया। इंडिया में ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो परमानेंटली स्टेशनड होने लगे। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर फ्यूचर में रिवोल्ट हो भी तो यूरोपियंस जो है वो इमीडिएटली कंट्रोल ले सके। तो आर्मी का बैलेंस डेलिबरेटली इंडियंस के अगेंस्ट टिल्ट कर दिया गया कि अब यूरोपियंस ज्यादा होंगे, इंडियंस कम होंगे, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स का जो प्रोपोर्शन था उसे भी कम कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह समझा कि सेम कास्ट, सेम रीजन, सेम ग्रीवेंसेस, अगर ये सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनना, सेम कास्ट, सेम रीजन, सेम ग्रीवेंसेस, अगर ये है तो जो रिवोल्ट का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, हाई रिवोल्ट रिस्क हो जाता है। इसलिए बंगाल आर्मी सिस्टमेटिकली वीकन कर दी गई, रिक्रूटमेंट को डाइवर्सिफाई किया गया और एक ही यूनिट में एक ही कास्ट के, एक ही रीजन के, एक ही रिलीजन के लोगों को या फिर सिपाहियों को अपॉइंट करने के सिस्टम को अवॉइड किया गया। तो ये मिलिट्री लेवल पे डिवाइड एंड रूल था, इस बात को भी आप एनालाइज करना। ये मिलिट्री लेवल पे डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम अंग्रेजों ने अप्लाई किया, ठीक है। फिर जो आर्टिलरी और की पोजीशंस थे वो सिर्फ यूरोपियंस के पास थे। 1857 के बाद का सबसे बड़ा लेसन था कि इंडियन आर्टिलरी ने ब्रिटिशर्स को मैक्सिमम डैमेज दिया। इसलिए रिवोल्ट के बाद आर्टिलरी, हैवी वेपन्स, स्ट्रेटेजिक कमांड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के कंट्रोल में दे दिए गए। इंडियन सोल्जर्स को इन्फेंट्री रोल्स तक लिमिट कर दिया गया और इन्हें डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया। मतलब ये कि अंग्रेजों ने इंडियंस पर मिलिटरली भी ट्रस्ट खत्म कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हम उन एरिया से सिपाहियों को रिक्रूट करेंगे जहां विद्रोह नहीं हुआ। इसलिए रिवोल्ट का फोकस शिफ्ट हुआ कहां कहां पर? पंजाब, NWFP दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड नेपाल के गुरखाज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इन ग्रुप्स को लेवल किया मार्शल रेसेस। इस थ्योरी का रियल मोटिव था कि 1857 के जो रिबल्स थे, जैसे अवध वाले हो गए, बिहार वाले हो गए, उन सबको पनिश करना, लोयल रीजन्स को रिवार्ड देना, इंडियन यूनिटी को, जो भारतीय एकता थी, उसको मिलिटरीली फ्रैक्चर करना। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। इंडियन आर्मी नेशनल फोर्स बनने के बजाय कॉलोनियल कंट्रोल का टूल बन गई। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को एक दूसरे के अगेंस्ट साइकोलॉजिकली पोजीशन किया गया और इसी पॉलिसी का रिजल्ट था कि लेटर देयर वाज कम्युनल डिवीजन, रीजनल मिलिट्री लॉयल्टीज क्रिएट हो गई, ठीक है। तो वी कैन सिंपली से दैट post 1857 army reforms were designed not to defend India but to defend the British rule in India। तो 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने आर्मी को रिफॉर्म नहीं किया बल्कि उसे री इंजीनियर किया ताकि फ्यूचर में जो रिवोल्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडियन आर्मी को डेलिबरेटली डिवाइडेड रखा गया तो क्या 1857 के बाद भी आर्म्ड नेशनलिज्म का चांस बचा ही नहीं था या फिर वो बचा हुआ था? ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो अभी तक क्या किया हमने? मुगल रूल पे डिस्कशन किया कि मुगल रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियली, आर्मी को री इंजीनियर किया जा रहा है, इसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल, इंडियंस लिमिटेड इन सिविल सर्विसेज, इंप्रूव्ड सुपरविजन। देखो 1857 का रिवोल्ट आर्मी ने स्टार्ट किया, लेकिन अंग्रेजों को समझ आ गया था कि सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्की हो सकता है। बाद में भले अपनी लेजिटिमेसी को दिखाने के लिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसे बस सेपोई म्यूटनी टर्म किया, लेकिन उन्हें यह बात अंदर ही अंदर पता थी कि अगर
एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्की हो सकता है। इसलिए रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ सोल्जर्स को नहीं बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी टाइटन कर दिया। यहाँ पे आया डायरेक्ट क्राउन सुपरविजन, पावर का यहाँ पे हल्का सा सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा 1858 में, क्योंकि वायसराय को यहाँ पे पावरफुल बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट का क्रिएशन किया जा रहा है, उसका हेल्प करने के लिए मेंबर्स की काउंसिल बनाई जा रही है और डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म कर दिया जा रहा है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग जो है वो लंदन प्लस वायसराय के हाथ में होगी। प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी कम कर दी जाएगी। ठीक है, गवर्नर जनरल अब वायसराय बन जाता है, जैसा मैंने आपके पहले ही बताया। और यह जो वायसराय था यह क्वींस अथॉरिटी का सिंबल था। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी लाई गई। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एम्पायर। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि आर्मी की एम्पायर जो है वो सिर्फ आर्मी से नहीं चलता बल्कि यह फाइल से भी चलाया जाता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को और एफिशिएंट बनाया गया। लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स सब यूनिफॉर्मली एनफोर्स होने लगे। रिजल्ट क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एफिशिएंट लगने लगा। ठीक है, फिर सिविल सर्विसेज में इंडियंस को साइडलाइन किया गया। साइडलाइन तो आप समझो पहले से ही थे, लेकिन और ज्यादा किया गया। 1858 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड क्लियर हो गया कि इंडियंस को अथॉरिटी देना दैट इज रिबेलियन का रिस्क। देखो, बाद में जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आएगा तो वहां पे आपको हल्का सा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा इंडियंस का, वो भी बस नाम मात्र का है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ऊपर से दिखेगा कि इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी ये थी कि बस उन्हें हाथ में लॉलीपॉप थमाया जा रहा था। उन्हें बस ये दिखाया जा रहा था कि हाँ, आप भी डिसीजन मेकिंग में हो, आपको भी अधिकार है, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें। ठीक है, अब देखो, अब इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1857 का जो रिवोल्ट था यह ब्रिटिशर्स के लिए एक महंगा अफेयर हो गया था, कॉस्टली अफेयर था। वार एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज किया गया। ठीक, रेवेन्यूज पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो इकोनॉमिक बर्डन इंडियन पेजेंट और टैक्स पेयर पर शिफ्ट हो गया। फिर आपको सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश साइक में एक फियर बैठ गया, दैट इज इंडियंस आर नॉट ट्रस्टवर्दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रेशियल सेग्रीगेशन इंक्रीज हुआ। यूरोपियंस और इंडियंस के बीच सोशल डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये सब इंक्रीज हुआ। और ब्रिटिशर्स ने एक और चेंज लाया कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस कम किया जाएगा और सोशल रिफॉर्म्स को ये काफी अच्छे से हैंडल करने की प्रयास करने लगे। ठीक है, और वैसे ये क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आया था उसके तहत ये बात करने की कोशिश की गई थी। उसने प्रोक्लेमेशन दिया था, घोषणा पत्र दिया था कि अब इंडियंस के रिलीजियस मैटर्स में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा रिवोल्ट का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, सीड्स ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के बीज, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट ने फ्यूचर रेसिस्टेंस को इंस्पायर किया। रिवोल्ट वाज सीन एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो रिवोल्ट फेल हुआ लेकिन इंपैक्ट परमानेंट था। इंडियंस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेटिव है। आर्म्ड रिवोल्ट जो है यह बिना यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के पॉसिबल नहीं है। तो ये रिवोल्ट बाद के नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक साइकोलॉजिकल बेस बना। इसी एक्सपीरियंस से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के तौर पे डेवलप किया गया। तो 1857 के रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को जीत तो दिलाई, लेकिन इंडिया को एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी दे दिया। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर सवाल आता है तो आप ये सारी पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं। अब इसको मैंने चार्ट के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड किया है। देखो कैसे, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड ऑफ मुगल रूल, ब्रिटिश क्राउन टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, फिर आइडियोलॉजिकल लेगेसी भी है, सीड्स ऑफ नेशनलिज्म सोन, फर्स्ट मेजर स्टेप इन फ्रीडम स्ट्रगल।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपको डायरेक्ट क्राउन रूल मिल जाएगा, लिमिटेड इंडियन रूल्स इन आईसीएस, तो हर चीज मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग। सॉरी। तो पहला सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग। 1857 से पहले जो भी रेसिस्टेंस था वो आइसोलेटेड और लोकल नेचर का था। फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, ठीक है। तो कहीं पे ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलता था, कहीं पे पेजेंट अपराइजिंग देखने को मिलती थी, तो कहीं पे लोकल रूलर का प्रोटेस्ट देखने को मिलता था। लेकिन 1857 में पहली बार ब्रिटिश रूल को पैन रीजनल चैलेंज मिला। रिवोल्ट एक कैंटोनमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा, सिपाहियों के साथ साथ सिविलियंस भी इन्वॉल्व हुए। इस रिवोल्ट का टारगेट क्लियर था, ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी इटसेल्फ। इसलिए स्पेक्ट्रम क्लियरली ये बात मानता है कि 1857 वाज नॉट अ मेयर सेपोई म्यूटिनी, बल्कि फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, ये पहला सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये बात आपको ऑटोमेटिक समझ आ गई हो, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट ने इंडियन सोसाइटी को एक हार्ड लेसन दिया। लोगों को पहली बार ये बात समझ आई कि ब्रिटिशर सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए, ये एक फॉरेन पॉलिटिकल पावर है। इनका जो एम है, जो पर्पस है, वो लॉन्ग टर्म डोमिनेशन है। क्योंकि रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज, एनेक्सेशन पॉलिसीज, रिलीजियस इंटरफेरेंस, सब कुछ ओपनली क्वेश्चन होने लगा था। तो यहीं से पॉलिटिकल अवेयरनेस का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट होता है, जहां लोग रूल और रूलर को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ये अवेयरनेस बाद में आपको 1860s और 1870s इसके पॉलिटिकल एसोसिएशन में देखने को मिलेगा, और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस तक ये लीड करता है। तीसरा, हिंदू मुस्लिम एंड क्लास कोऑपरेशन। 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था सोशल यूनिटी। इस रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम सेपोज ने साथ में फाइट किया। रिलीजियस डिफरेंसेस सेकेंडरी हो गए। बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम रूलर था, उसको भी हिंदू रूलर्स ने एक्सेप्ट किया। तो सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि क्लास बाउंड्रीज भी ब्लर हो गई, ठीक है। तो इस रिवोल्ट ने प्रूव किया कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेसिस्टेंस कॉम्युनल नहीं बल्कि कलेक्टिव और पॉलिटिकल था। फिर इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश पॉलिसीज, ये बात आपने कॉन्सिक्वेंसेज में ही समझ ली होगी। फिर अगेन आपको देखने को मिलेगा प्रोटो नेशनलिज्म। तो 1857 को मॉडर्न नेशनल मूवमेंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देयर वाज नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, देयर वाज नो कॉमन नेशनल प्रोग्राम एंड लॉयल्टी ऑफन लोकल रूलर्स के साथ थी। लेकिन फिर भी एक कॉमन एनिमी था, कौन? अंग्रेज। एक शेयर्ड सफरिंग थी, एक कलेक्टिव एंगर था। तो इसी स्टेज को हिस्टोरियंस कहते हैं प्रोटो नेशनलिज्म। यानी नेशनलिज्म जो था, यहाँ पे फीलिंग्स पहले डेवलप होती है और ऑर्गेनाइजेशन बाद में आता है। यह एक नेशनलिज्म का फेज होता है जहां पे फीलिंग्स पहले डेवलप होती है और ऑर्गेनाइजेशन बाद में आता है। फिर रीजनल रेसिस्टेंस हाईलाइटेड। 1857 के रिवोल्ट ने यह मिथ तोड़ दिया कि ब्रिटिश रूल को सिर्फ एक रीजन अपोज कर सकता है, क्योंकि रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था अवध में, कानपुर में, झांसी में, बिहार में, सेंट्रल इंडिया में, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में। हर जगह रीजन्स थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन टारगेट सेम था, क्या? ब्रिटिश रूल। इससे ये एस्टैब्लिश होता है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जो था वो ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड था, ठीक है। फिर एक और सिग्निफिकेंस था एक्सपोज्ड ब्रिटिश वीकनेसेस। तो 1857 ने ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स भी ये रियलाइज कर गए कि इंडियन सेपोइज ब्लाइंडली लॉयल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी फ्रेजाइल हो सकता है, ए स्मॉल स्पार्क भी लार्ज रिवोल्ट बन सकता है। तो इस रियलाइजेशन के बाद आर्मी उनकी रीऑर्गेनाइज हुई, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आए, सर्विलियंस और कंट्रोल बढ़ गया। यानी रिवोल्ट फेल हुआ, लेकिन ब्रिटिश रूल जो था वो परमानेंटली इनसिक्योर हुआ।
So we can simply say that revolt of 1857, though it was unsuccessful, but it was a turning point in Indian history as it awakened political consciousness and it fostered early unity and laid the psychological foundation for Indian nationalism. ठीक है, तो इन सब चीजों को आप अपने माइंड में ध्यान से रखना। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, जो मेंस ओरिएंटेड टेस्ट होगा, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट होगा, ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड क्विज भी मैं आज अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।